दोस्तों, एक टिकटॉक वीडियो किसी की जान ले सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में घटी इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। क्या हुआ था उस दिन? मनीषा के फ्लैट पर कौन थे वो दो रहस्यमयी लड़के जो वहां से भागते देखे गए? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को पूरी सच्चाई के साथ। यह घटना आपके होश उड़ा देगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आप स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में गोदावरी नगर की एक 3 मंजिला इमारत में कॉलेज के स्टूडेंट किराए पर रहते थे। वहां पर ज़्यादातर लड़कियां ही रहती थीं। उस मकान के 3rd फ्लोर पर केवल एक फ्लैट था जिसमें मनीषा सिदार नाम की एक लड़की रहती थी जो रावतपुरा नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। लेकिन 10 दिसंबर 2019 को सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास अचानक ही मनीषा के फ्लैट से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने, 2nd फ्लोर पर रहने वाली छात्राओं और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी यह आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मनीषा के फ्लैट में कई लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों। लेकिन फिर अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज़ें चीख पुकार में बदल गई, जिस कारण आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा घबरा गए। लोगों ने करीब 10 मिनट तक मनीषा के फ्लैट में चीख पुकार और सामान गिरने की आवाज़ें सुनी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और सन्नाटा छा गया। इसी बीच मनीषा से निचले फ्लोर पर रहने वाली छात्राओं ने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया। पता चलते ही मकान मालिक बंटी साहू तुरंत 3rd फ्लोर पर पहुंचे। उन्होंने मनीषा को आवाज़ लगाई और पूछा कि यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है, लेकिन मनीषा ने अंदर से कोई भी जवाब नहीं दिया। बंटी साहू ने फ्लैट के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। हालांकि अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बाद मकान मालिक ने कमरे में लगी खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो खिड़की खुल गई। जैसे ही खिड़की खुली तो अंदर से किसी ने दरवाज़ा भी खोल दिया। लेकिन इससे पहले कि मकान मालिक बंटी साहू कुछ समझ पाते, मनीषा के फ्लैट से 2 लड़के बाहर निकले। वह दोनों सीढ़ियों से होते हुए तेज़ी से नीचे उतरे और भाग गए। 2nd फ्लोर पर रहने वाली छात्राएं और पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी उन दोनों को भागते हुए देखा था। जैसे ही मकान मालिक मनीषा के कमरे में अंदर गए तो अंदर जाते ही मकान मालिक की रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां खून में लथपथ पड़ी थीं। मकान मालिक ने तुरंत घटना की जानकारी लोकल पुलिस थाने को दी, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 30 मिनट का समय लग गया था। असल में पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे पहले उन दोनों लड़कियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन दोनों लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। असल में उन दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से कई बार वार किए गए थे। लेकिन अगर पड़ोस में रहने वाले लोग उन लड़कियों को तुरंत हॉस्पिटल ले गए होते तो शायद उनकी जान बच जाती, मगर पड़ोसी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसे में क्या किया जाए। इसके बाद उन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया। उधर पुलिस की एक टीम फिर से घटनास्थल यानी मनीषा के फ्लैट पर पहुंची, क्योंकि मरने वाली लड़कियों में से एक तो मनीषा ही थी, लेकिन दूसरी लड़की कौन थी? पूछताछ करने पर मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता यह दूसरी लड़की कौन है। उन्हें केवल इतना ही पता था कि मनीषा नाम की लड़की उनके यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और तो और मकान मालिक ने मनीषा को फ्लैट किराए पर देने के दौरान उसके घर का एड्रेस तक नहीं लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को शुरुआती जांच में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, जब पुलिस मनीषा के घर की जांच करती है तो अंदर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। फर्श पर खून से सने पैर और हथेलियों के निशान थे। दीवारों पर भी कई निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था
जैसे लड़कियों ने अपने बचाव के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा। पूछताछ के दौरान सेकंड फ्लोर पर रहने वाली छात्राओं ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन यानी 10 दिसंबर की सुबह उन्होंने 2 लड़कों को मकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा था। हालांकि उस मकान में अनजान लड़कों का आना अलाउड नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को घर के फर्श पर खाने से भरी एक थाली भी मिली, जिसमें दाल, चावल, पापड़ और सब्जी वगैरह थी। साथ ही कुछ जूठी तालियां भी सिंक में भी पड़ी हुई थीं, जिससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर उन लोगों ने बैठकर खाना खाया होगा। खाने के दौरान ही उसमें झगड़ा हुआ होगा, जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने मनीषा और दूसरी लड़की को ख़त्म कर दिया था। जहाँ पर उन दोनों के शव पड़े हुए थे, उसी जगह एक बिस्तर पर रोटी बनाने वाला तवा पड़ा था। उस तवे के ऊपर भी खून लगा हुआ था। पुलिस उस तवे को देखते ही समझ गई थी कि इसी तवे से उन दोनों लड़कियों पर वार किया गया होगा। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके वारदात पर बुला लिया था, मगर अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि मरने वाली दूसरी लड़की कौन थी। लेकिन जब पुलिस ने उस घर की तलाशी करनी शुरू की तो उन्हें वहां से एक आईडी कार्ड मिलता है, जिस पर मनीषा सिदार का नाम लिखा हुआ था। वह रावतपुरा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उस आईडी कार्ड पर एक मोबाइल नंबर भी था। जब पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाया। दरअसल वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मनीषा सिदार के पिता जालंधर सिदार थे। वह रायगढ़ के रहने वाले थे। जब पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी मनीषा के बारे में बताया तो मनीषा के पिता और उनके परिवार के लोग भी तुरंत रायगढ़ से रायपुर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि जो 2 लड़के उस घर से निकलकर भागे थे, उन्होंने ही उन दोनों लड़कियों का कत्ल किया होगा, क्योंकि जिस तरह से उन लड़कों ने मनीषा के घर में बैठकर उनके साथ खाना खाया था, इससे तो यही लगता था कि वे दोनों लड़के उन लड़कियों के करीबी थे। लेकिन जब पुलिस ने मकान मालिक से और उस मकान में रहने वाली दूसरी छात्राओं से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछा तो वे लोग कुछ भी नहीं बता पाए। कुछ छात्राओं ने पुलिस को बताया कि अक्सर मनीषा के घर वाले ही उससे मिलने के लिए आते थे। कभी कभार उनके साथ मनीषा का कोई रिश्तेदार भी आ जाता था। लेकिन घटना वाले दिन जो 2 लड़के आए थे, वहाँ पर किसी ने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, यानी वह दोनों लड़के पहली बार ही वहाँ आए थे। ऐसे में पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोगों का कहना था कि वे दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों को जानने वाले थे, इसलिए वह यहाँ पर आए होंगे, वहीं लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने उन लड़कों को इस इलाके में पहली बार देखा था। उधर मनीषा सिदार के घर वाले रायगढ़ से सीधे हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों शवों को पहचान लिया था। असल में वह दोनों शव उनकी ही बेटियों के थे, जिनमें बड़ी बेटी मंजू सिदार और छोटी बेटी मनीषा सिदार थी। मनीषा बीएससी नर्सिंग के 2nd ईयर में थी, जबकि मंजू नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वो दोनों मूल रूप से रायगढ़ के विनोबा नगर की रहने वाली थी। उनके पिता तहसील में पटवारी के तौर पर काम करते थे। हालांकि मंजू अपने घर रायगढ़ में ही रहती थी। वह एक दिन पहले ही अपनी बहन से मिलने के लिए रायपुर आई थी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। इधर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। घर की खोजबीन में पुलिस को कुछ फटे हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिनमें कुछ फोटो ठीक भी थे। उन फोटो में मंजुलता के साथ एक लड़का भी था। फोटो को देखते हुए ही पुलिस को लगा कि कहीं इसमें प्यार का कोई एंगल तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मंजू और वह लड़का उन फोटो में दिख रहे थे, उससे लग रहा था कि उन दोनों में ज़रूर कोई करीबी रिश्ता है। पुलिस ने उन फटे हुए फोटो को जोड़कर देखा तो उसमें भी वही दोनों थे, लेकिन उन फोटो को कुछ इस तरह से फाड़ा गया था जिससे कि मंजुलता और वह लड़का अलग हो जाए। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि उस लड़के ने ही उन दोनों बहनों का कत्ल किया था।
और पहचान छुपाने के लिए फोटो को फाड़ दिया था, या फिर उन दोनों के बीच कोई तीसरा भी हो सकता था जिससे मंजू को कत्ल करके उसे उस प्रेमी से अलग कर दिया था। इधर सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। असल में पुलिस को कई जगह पर कैमरों में 2 लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं। एक कैमरा तो उस मकान के ठीक सामने वाले घर में ही लगा था, जिसमें 11:30 बजे के आसपास 2 लोग उस घर से बाहर निकलकर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर दूसरा कैमरा जो किसी और घर में लगा हुआ था, उसमें भी वही दोनों लड़के भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वे दोनों मेन रोड की ओर जा रहे थे। हालांकि पुलिस स्टेशन भी उधर ही था, यानी अगर पुलिस इधर उधर भटकने के बजाय समय रहते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाती तो दोनों लड़कों को भागते हुए देख लेती और उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेती। जांच के दौरान जब पुलिस ने मेन रोड के पास लगे कैमरे को चेक किया तो उसमें वे दोनों लड़के मेन रोड पर आते हुए दिख रहे थे। वहां पर एक और लड़का बाइक लेकर खड़ा हुआ था। वे दोनों उस बाइक वाले लड़के से कुछ बात करते हैं, फिर वे दोनों लड़के भी बाइक पर बैठ जाते हैं। इसके बाद बाइक चल पड़ती है और वे इस तरह तीनों लड़के वहां से फरार हो गए। इस सीसीटीवी फुटेज से एक खुलासा यह हुआ कि इस मामले में 2 नहीं बल्कि 3 लोग शामिल थे। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिलता है। असल में जो फोटो मनीषा के फ्लैट से मिला था, जिसमें उसकी बहन मंजू के साथ एक लड़का भी था, वही लड़का सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था, जिससे साफ हो गया था कि उस लड़के ने ही मंजू और उसकी बहन मनीषा का कत्ल किया है। मगर उसके साथ वे 2 लड़के कौन थे, उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इधर मंजू के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही थी। जब उन्हें उस लड़के की वह फोटो दिखाई गई जो उसने उसकी बेटी मंजू के साथ खिंचवाई थी, मंजू के घर वाले उस फोटो में दिख रहे लड़के को तुरंत पहचान लेते हैं। उसका नाम था शोएब अंसारी और सैफ। घर वालों ने बताया कि सैफ काफ़ी दिनों से मंजू को परेशान कर रहा था। हालांकि पहले सैफ और मंजू में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब घर वालों को लगा कि वे दोनों कुछ ज़्यादा मिलने जुलने लगे हैं तो उन्होंने मंजू पर सैफ से दूर रहने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद मंजू ने सैफ से दूरी बना ली थी, जिसकी वजह से शोएब और सैफ मंजू को परेशान करने लगा था। वह उसे मैसेज करता, कभी उसके नंबर पर फ़ोन करके उसे परेशान करता और कभी मंजू को कॉलेज जाते समय रास्ते में रोक लेता। इन सब बातों से परेशान होकर 3 नवंबर 2019 को, यानी इस घटना से 1 महीने पहले, चक्रधर नगर पुलिस स्टेशन में मंजू के परिवार वालों ने सैफ के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन बाद में उन दोनों के परिवार वालों में इस बात को लेकर समझौता हो जाता है और मंजू कंप्लेन वापस ले लेती है। इसके बाद पुलिस ने सैफ को वार्निंग देकर छोड़ दिया था। हालांकि सीसीटीवी कैमरा में भी करीब 11:30 बजे सैफ किसी लड़के के साथ मनीषा के फ्लैट से निकलकर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। जब पुलिस ने सैफ और मंजू के कॉल डिटेल को चेक किया तो पता चला कि मंजू ने आखिरी बार सैफ से ही बात की थी, और तो और 10 दिसंबर को भी सैफ की लोकेशन उस मकान के आसपास ही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि उन 3 लड़कों में से एक लड़का शोएब उर्फ सैफ ही है। लेकिन अभी भी कई सवाल थे जिनके जवाब जानना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी था, जैसे कि मंजू की छोटी बहन मनीषा का कत्ल क्यों किया गया था, मंजू को भी कत्ल करने की असली वजह क्या थी, आखिर मंजू और सैफ में क्या रिश्ता था, और सैफ के साथ वे दोनों लड़के कौन थे जिनके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को मंजू की टिकटॉक आईडी मिलती है। हालांकि हमारे भारत में टिकटॉक बैन है, लेकिन 2019 में यह बैन नहीं था। इस घटना से 2 दिन पहले मंजू ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड की थी,
इस वीडियो में मंजू किसी लड़के के साथ दिखाई दे रही थी। इधर सीसीटीवी में दिखाई देने वाले बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस जांजगीर नामक इलाके में पहुंचती है। वहां पुलिस उस बाइक के ऑनर से मिलती है। पुलिस उसे सीसीटीवी फोटो दिखाती है और लड़के के बारे में पूछती है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि इस लड़के का नाम देव नारायण है और वह नाबालिग है। इसके बाद 11 दिसंबर को पुलिस देव नारायण को जांजगीर से गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान देव नारायण ने बताया कि सैफ रायगढ़ जिले के बोया दादर का रहने वाला है और साथ ही यह भी पता चला कि तीसरा आरोपी सैफ का दोस्त है जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा काली है। सैफ और काली के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत उन दोनों के घर पहुंचती है, लेकिन वे दोनों ही घर पर नहीं थे। इसके बाद पुलिस सैफ के कमरे की तलाशी करती है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। असल में वह डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट था। इससे पता चला कि मंजू लता और सैफ ने 21 मई 2019 को कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसी दौरान रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि सैफ और काली दोनों बिलासपुर से रीवा जाने वाली चिरमिरी एक्सप्रेस में सवार होते हुए देखे गए हैं। इस बात का पता चलते ही रायपुर पुलिस ने तुरंत सतना पुलिस से संपर्क किया। फिर सतना पुलिस ने इस बात की जानकारी मैहर पुलिस को दी। आखिरकार इस तरह मैहर रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी काली शहडोल स्टेशन पर उतरकर भाग निकला था, लेकिन फिर शाम तक उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सैफ ने बताया कि मंजू लता और उसका परिचय फेसबुक के जरिए हुआ था। धीरे धीरे वह दोस्त बन गए क्योंकि वह एक ही जिले के रहने वाले थे और फिर उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। आगे चलकर उनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने अपने घर वालों को बताए बगैर ही 21 मई 2019 को कोर्ट में जाकर शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर में जाकर भी शादी की थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी शादी की कई तस्वीरें भी ली थी जो बाद में पुलिस को मौके वारदात पर मिली थी। शादी के बाद वे दोनों अपने अपने घर पर रहने लगे और जब भी उन्हें मौका मिलता वे दोनों एक दूसरे से मिलते थे। उन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद अचानक सैफ अपनी और मंजू की शादी की फ़ोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल देता है जिसमें मंजू सिंदूर लगाए हुए थी। फिर न जाने किस तरह यह फ़ोटो मंजू और सैफ दोनों के परिवार वाले देख लेते हैं और दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था और दोनों के ही परिवार वाले अपने अपने बच्चों को समझाते हैं और परिवार वालों के समझाने की वजह से मंजू और सैफ दोनों कुछ समय के लिए मिलना जुलना बंद कर देते हैं। मगर उन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था। वह दोनों फ़ोन पर बात करते रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों में झगड़े होने लगे। सैफ का कहना था कि अब मंजू उसे इग्नोर करने लगी थी, अब वह उससे बात नहीं करती थी। शायद मंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह सैफ को इग्नोर करने लगी थी। इधर जब मंजू के घर वालों को पता चला कि सैफ अब भी मंजू से फ़ोन पर बात करता है तो उन्होंने अपनी बेटी को चक्रधर नगर पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कर दी। लेकिन फिर यह मामला आपसी सहमत के बाद रफा दफा कर दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस घटना से 3 दिन पहले मंजू ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वह किसी लड़के के साथ एक्टिंग कर रही थी और यही वह वीडियो थी जिसे देखकर सैफ गुस्से से पागल हो गया था। असल में सैफ को शक होने लगा था कि मंजू का उस लड़के के साथ अफेयर है। उसे लगा कि इसी वजह से मंजू अब उसे इग्नोर भी कर रही है। उसने फैसला किया कि अब वह इस मामले को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। इसके बाद उसने अपने एक नाबालिग दोस्त देव नारायण को भी इस साजिश में शामिल कर लिया।
देवनारायण को सैफ ने काम खत्म होने के बाद 15,000 देने का लालच दिया था। देवनारायण भी 15,000 रुपयों के लिए इस साजिश में शामिल हो गया। इसके बाद सैफ ने अपने एक दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और काली को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। सैफ ने उसे 7 लाख रुपए देने का वादा किया था। उसने इतना खतरनाक प्लान तो बना लिया था, लेकिन सैफ ने उस टिकटॉक वीडियो के बारे में एक बार भी मंजू से पूछने की कोशिश नहीं की कि उसने जिस लड़के के साथ वीडियो बनाया है वह कौन है और मंजू के साथ उसका क्या रिश्ता है। लेकिन उस हैवान ने तो उस वीडियो को देखते ही मंजू को कत्ल करने का फैसला कर लिया था। इस वारदात को अंजाम देने से पहले सैफ ने मंजू को फ़ोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो, मुझे 5 मिनट के लिए तुमसे मिलना है। मंजू ने सैफ से मिलने के लिए हाँ कर दी और उसे बता दिया कि वह रायपुर में अपनी बहन मनीषा के फ्लैट पर है। इसके बाद सैफ, गुलाम उर्फ काली और देवनारायण यह तीनों 10 दिसंबर की सुबह बाइक से रायपुर पहुँचे। उन्होंने देवनारायण को मेन रोड पर ही एक जगह बाइक लेकर रुकने को कहा, जबकि सैफ और काली मनीषा के फ्लैट पर पहुंच गए। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। इसके बाद सैफ और काली सीधे 3rd फ्लोर पर मनीषा के फ्लैट पर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो दरवाज़ा मनीषा ने खोला। असल में वह दोनों यह सोच कर आए थे कि मनीषा 10 बजे तक अपने कॉलेज चली जाएगी और मंजू घर पर अकेली होगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज मनीषा भी फ्लैट पर ही होगी। मंजू ने खाना भी तैयार कर रखा था। सैफ और काली 10:15 बजे मनीषा के फ्लैट पर आए थे। वह दोनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। वे लोग करीब 1 घंटे तक साथ रहे। सैफ खाना खाते हुए मंजू के साथ बातचीत भी कर रहा था। जब वह दोनों खाना खाकर उठ जाते हैं तो मंजू भी एक थाली में खाना लेकर बैठती है। अभी मंजू ने खाना शुरू ही किया था, लेकिन तभी मंजू और सैफ में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहस तो एक बहाना था। असल में सैफ मंजू का कत्ल करने के लिए ही आया था। बहस करते करते उन दोनों में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि सैफ ने वहां पर रखे हुए तवे को उठाया और गुलाम ने मंजू को पकड़ लिया। इसके बाद सैफ ने मंजू के सिर पर तवे से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। मंजू बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ी बहन पर हमला होते देख छोटी बहन मनीषा अपनी बहन को बचाने के लिए उन दोनों से भिड़ गई। मनीषा ने करीब 10 मिनट तक संघर्ष किया। इस हाथापाई में घर का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। इसी बीच काली ने मौका देखकर मनीषा को काबू में कर लिया। फिर सैफ वही तवा लेकर मनीषा को भी खत्म कर दिया। मनीषा के खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। सैफ ने अपनी और मंजू की फ़ोटो को भी फाड़ दिया। इसके बाद सैफ और काली वहां से निकलकर भाग जाते हैं। वह दोनों सीधे अपने तीसरे साथी देवनारायण के पास पहुंचे, जो मेन रोड पर बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वे तीनों बाइक पर सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से वे तीनों बिलासपुर गए। फिर बिलासपुर से नाबालिग लड़का देवनारायण वापस अपने घर जांजगीर चला गया। लेकिन सैफ और काली बिलासपुर से रीवा जाने वाली चिरमिरी एक्सप्रेस में सवार हो गए। जैसे ही ट्रेन मैहर स्टेशन पर पहुंची तो सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन काली फरार हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह एक टिकटॉक वीडियो के कारण शक करने की वजह से सैफ और काली ने मिलकर उन दोनों बहनों को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने सैफ खान और गुलाम उर्फ काली के बयान और सबूतों के आधार पर उन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सजा मिलना भी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को देखते हुए यह लग रहा है कि हमारे समाज में युवा इस सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी सोशल मीडिया की वजह से हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं आजकल ज़्यादा हो रही हैं। हमारी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करना है, ताकि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें,
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।